हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, सबसे पहले शिकायतें बंद। मैडम हिंदी मीडियम वालों को भूल गई हो, आप तो हमें पढ़ाती ही नहीं हो, है ना। वापस आप पर्टिकुलर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रही हो, है ना। तो देखो, एक तो टाइम का इशू रहता है, बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम की वजह से नहीं कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, स्कूल भी चलता है और दो चार पाल रखे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो दिक्कत आती है, ठीक है। और रहा हिंदी मीडियम वाला, तो बच्चे एक्चुअली है क्या, आपको पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। इस साल भी हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना है ना। लेकिन इस बार नीट और जेईई मेंस मिक्स करके कराऊंगी, ठीक है। तो थियोरी मैंने पढ़ा रखी है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, चैप्टर 1 विलियन, है ना, प्योर हिंदी में। इंग्लिश मीडियम में भी जो लेक्चर डालते हो थोड़ा थोड़ा देखा करो, क्योंकि अंग्रेज तो है नहीं, अपन मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन है नहीं। और प्रॉब्लम्स वगैरह मैं करा ही रही हूँ, है ना। जल्दी एक ऐप लाने वाले हैं, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उसमें आपके सारे नोट्स है, MCQs है, PYQs है और उसका वीडियो सॉल्यूशन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाएगा। अभी तुम ढूंढ नहीं पाते हो कि ये कहाँ है वो कहाँ है, मुझे ही मैसेज करते रहते हो, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया बच्चों, आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं 100 में से 100 नंबर वाली मार्कशीटें देख देख के मुझे लग रहा है भगवान इतना कितना पढ़ लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और जो हमारे नए बच्चे आने वाले हैं, देखो पिछले साल के बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और अच्छे मार्क्स आए हैं। ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई हो सकती है, आपको कोचिंग करने की, पैसा खर्चने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है ना। अब किसी की बेसिक लागत होती है, वो एक अलग चीज़ होती है कि हाँ भाई इतना तो मेरा लग ही गया, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ आप पढ़ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि स्कूल भी जा रहा हूँ और है ना, मेरा स्कूल में केमिस्ट्री अच्छा है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ से हेल्प हो रहा है, तो आपको पर्टिकुलर कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, या घर से बहुत दूर है, टाइम सेट नहीं होता है, या और भी इश्यूज़ है, तो इट्स ओके, ठीक है। पूरा अवेलेबल है आपका स्टडी मटेरियल, क्लास 12 हिंदी मीडियम कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। जो छोटा मोटा बाकी है, जो थोड़े बहुत लूप होल्स है, वो इस साल अवेलेबल करा दूंगी, है ना। तो चलो अब बातें नहीं करते हैं, फटाफट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ बच्चे। चैप्टर क्लास 12 विलियन, एनसीईआरटी ले रही हूँ। एनसीईआरटी करना नीट और जेईई मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, बिना एनसीईआरटी कोई पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसा मान के चलना, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, करेंगे आप एनसीईआरटी। तो आज सारे ही उदाहरण ले लेते हैं चैप्टर 1 के, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा थियोरी की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें थियोरी भी समझा दूंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। और ऐसे कमेंट नहीं करोगे मैडम आप हमको भूल गई है, मैं किसी को भी नहीं भूली हूँ, है ना। कुछ उधर देखा ना, आप ऐसे करते हो ना तो आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। वे व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ाते हो, व्यूज़ नहीं, व्यूज़ कम होते हैं मैं मानती हूँ, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि 100 बच्चों ने वीडियो देखा है, तो 100 बच्चों का वीडियो जो है, 100 बच्चों का वॉच टाइम जो है, वो सिर्फ व्यूज़ वालों से बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक है, मुझे उससे खुशी मिलती है कि हाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भले कम पढ़ रहे हैं बट पूरा पढ़ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, लाइक्स भी बहुत होते हैं, तो इट्स ओके, आई एम हैप्पी। तो थोड़ा नाराज मत हुआ करो, जितना मेरे पास समय होता है उतना मैं दे देती हूँ यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन करते, बातें नहीं करते, फटाफट देखो बच्चे। उदाहरण एनसीईआरटी उदाहरण करा रही हूँ, फिर बता रही हूँ मैं एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 1.1। पहला उदाहरण है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, के मोल अंश की गणना करो। मोल फ्रैक्शन निकालने हैं अगर ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब देखो विलियन दिया है, मुझे सिर्फ ग्लाइकोल की ही बात कर रहा है। मोल भिन्न याद करो, थियरी में पढ़ा था, मोल भिन्न होता है 1 के मोल अपॉन सबके मोल। तो यहाँ तो ये ग्लाइकोल ही दे रहा है, दूसरी बात कर ही नहीं रहा है, तो मैं मान लूँ कि मैं पानी में ही बनाया होगा। मुझे क्या पता विलियन किस में बनाया होगा, जब कुछ नहीं पता तो मैं ले लूँगी पानी, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं बच्चे, एक तो मेरे पास है ग्लाइकोल C2H6O2 और दूसरा मैं ले लेती हूँ वाटर H2O। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 20% द्रव्यमान मतलब, तो बच्चे इसका जो भार है वो 20 ग्राम, और प्रतिशत मतलब 100 होता है ना, तो जल का भार कितना है 80 ग्राम। बोलो सही कह रही हूँ मैं, इसका भार 20 ग्राम, जल का भार कितना ले लो 80 ग्राम, टोटल 100 करना है ना, ऐसे, ठीक है। फिर अणु भार, तो बेटा इसका अणु भार निकालो, ग्लाइकोल का अणु भार निकालेंगे, है ना। 2 कार्बन है, 1 कार्बन का 12, 2 का मल्टीप्लाई कर लो। हाइड्रोजन का 1 होता है, तुम्हारे पास 6 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2,
करो जल्दी से। तो ये कितना हुआ 24 और 6 30 और 32 62 ग्राम प्रति मोल इसका अणुभार। अब जल का अणुभार निकालने में क्या ही तकलीफ है, जल का मोलर मास अणुभार निकालेंगे तो हम कहेंगे, तो हमें पता है जल का अणुभार 18, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16, टोटल मेरे पास आ गया 18। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, यहाँ भी बैठ गया, भार आ गया, अणुभार आ गया, मुझे मोल भिन्न चाहिए। तो बेटा मोल भिन्न होता है 1 के मोल अपॉन सबके मोल, तो पहले यहाँ मोल तो निकालें, तो मैं इसको A मान के इसके मोल निकालती हूँ। तो मोल भार हो गया 20, अणुभार हो गया 62। यहाँ पे मोल निकालो इसके, तो हम कहेंगे भार हो गया 80, अणुभार हो गया 18। अब कैलकुलेशन तुम्हें बिठानी है, देखो एनसीईआरटी कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना डिटेल में है ना, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना रहेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, कैलकुलेशन आप अपने हाथ से करेंगे, फिर कह रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए 20/62 यानी कि 10/31, तो ये तो है बच्चे 0.322, 0.322, ठीक है, 10/31 हो गया। और वहां चलूँ 80/18, तो ये है 4.44। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है क्या? 20% का मतलब है ग्लाइकोल 20 ग्राम है तो पानी 80 ग्राम है। अणुभार दोनों का निकाल दिया, दोनों के मोल निकाल दिए, मोल भिन्न होता है 1 के मोल अपॉन सबके मोल। तो फिलहाल मुझे ग्लाइकोल के मोल भिन्न चाहिए, एक्स ग्लाइकोल, तो भाई मैंने ग्लाइकोल को A माना है, तो ग्लाइकोल के मोल अपॉन टोटल मोल। समझे मेरी बात? ये तो नहीं पूछोगे पानी क्यों लिया, कभी भी अगर मैं तुम्हें कहूँगी लो नमक को घोल दो और मैं चली गई, तो किस में घोलोगे? पानी में घोलोगे ना, दूध में थोड़ा ना घोलोगे, बेंजीन में थोड़ा ना घोलोगे, अल्कोहल में थोड़ा ना घोलोगे। अगर कुछ नहीं बोला तो जलीय विलयन मान के चलना, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हम कहेंगे देखो इसके मोल कितने हैं 0.322, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो इसके मोल है 0.322, टोटल कितने हैं तो भाई 0.322 प्लस 4.44। बोलो तो अब इसको सॉल्व करो, 0.322 डिवाइडेड बाय 4.44 में पहले तो उसको जोड़ो, 40 और 70 और 76 है ना, 4.762 हो जाएगा, फिर डिवाइड करो तो ये आएगा 0.068, ठीक है भाई 0.068। किसके मोल भिन्न है तो हम कहेंगे ये मोल भिन्न तो फिलहाल ग्लाइकोल के हैं। समझ में आ रही बात? ये मोल भिन्न किसके हैं? एक्स ग्लाइकोल के। तो बच्चे ग्लाइकोल के मोल भिन्न आए 0.068, तो फिर जल के मोल भिन्न कितने होंगे? तो तुम्हें सिखाया तो था मोल भिन्न, मोल भिन्न मतलब 1 में हिस्सा, तो टोटल चीज़ तो 1 है, जैसे परसेंटेज 100 होते हैं वैसे मोल भिन्न 1 में बताना होता है। तो 1 माइनस 0.068 कर दो, तो 68 और 32 हो जाएगा क्या? 0.032, 60 70 हाँ 80 90 100 सही है, 0.032, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दूसरे वाले का मोल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, जिसका पूछा उसी का ही बताने, आपको तो फिलहाल ग्लाइकोल का ही बताना है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ, पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, वापस नेक्स्ट टर्न पे जब लेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट देखो उदाहरण 2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। उस विलयन की मोलरता की गणना करो, ठीक है भाई, मोलरता निकालनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। तो भाई 4 कितना है? 5 ग्राम NaOH है ना, तो NaOH को विलेय मान लो, सोल्यूट, तो विलेय का भार तो तुम कहोगे कितना घोला है? अभी 5 ग्राम घोला है। विलेय का अणुभार है ना, NaOH को घोला है ना बेटा, तो विलेय यानी NaOH का अणुभार, तो NaOH का अणुभार निकालो। बोलो Na का कितना होता है? क्या भाई Na का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। टोटल कितना हो गया? 40 ग्राम प्रति मोल, 1 मोल का भार 40 ग्राम है, ठीक है। तो भार आ गया, अणुभार आ गया, 100 नंबर कैसे आएंगे? थोड़ी छोटी छोटी गलतियां मत करना। भार आ गया, अणुभार आ गया, विलयन का आयतन तो मैं लिख दूं V, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन है हमारे पास कितना? 450 ml। अब बच्चे मोलरता, 1 लीटर में कितने मोल है? मोलरता नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर में कितने मोल है? और मोल होता है भार बट्टे अणुभार, तो मोलरता का फॉर्मूला तो याद ही होगा, लिख देती हूँ मैं, चलो
विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है भाई, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इनटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, ml में। निकालो भाई मोलरता। विलेय का भार कितना ग्राम है, 5 ग्राम। अणुभार कितना है, 40 इंटू 1000, और यहाँ है 450। ठीक है, एक जीरो उड़ा भी दूँ तो ये 9 बार कट रहा है। तो मोलैरिटी हो गई मेरे पास 10/36, यानी कि 5/18। बोलो सही है, 10/36 और हाँ 10/36 और 5/18। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने से आएगा 0.278 और मात्रक कैपिटल एम लिख दो। मोलरता तुम चाहो तो मोल प्रति लीटर लिख दो, भूल जाओ तो कैपिटल एम लिख दो। कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। बोलो दूसरा भी बन गया। सरल है, बिल्कुल ही सरल है। क्या ही करना है इसमें, आगे बढ़ो। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है उन बच्चों को जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं। एनटीए ने साफ बोला है कि मैं पेपर जो बनाऊंगा नीट का उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेऊंगा, है ना। और एक नहीं, कितने 15 या 20 क्वेश्चन बोले एनसीईआरटी इंटेक्स एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में से 15 से 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो फिर भाई 20 क्वेश्चन में तो रैंक इधर की उधर हो जाएगी, तो करना है। ठीक है, नहीं आए तो बहुत सरल है, सरल है तो कर लो, है ना, पहले कर लो। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी उदाहरण 1.3 बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 1.3। 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घोलने पे मोललता। तो देखो इसको घोला है बेंजीन में, 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घोल रहा हूँ, तो विलेय तो एसिटिक एसिड है, विलायक बेंजीन है, तो ठीक है, क्या ही दिक्कत है। चलो लिखो फिर विलेय का भार। तो हम कहेंगे देखो भाई विलेय का भार कितने ग्राम, तो ये है 2.5 ग्राम। ओके, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है भाई। एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है ना विलेय, CH3COOH। तो देखो बच्चे, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 प्लस 1, एसिटिक एसिड का अणुभार 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई, विलेय का भार मिल गया, विलेय का अणुभार मिल गया। 75 ग्राम बेंजीन में, तो विलायक का भार है ना, विलायक का भार, ठीक है भाई, विलायक का भार कितना, तो हम कहेंगे 75 ग्राम बेंजीन। क्या निकालना है, मोललता। अब बेटा मोललता मोल प्रति किलोग्राम है ना, मोलरता तो होती है 1 लीटर में कितने मोल है, मोलरता क्या होती है 1 लीटर में कितने मोल है, लेकिन मोललता होती है 1 किलो में कितने मोल है। तो देखो पानी 1 लीटर है तो मैं कुछ भी घोलूंगी ना वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी 1 किलो तोल के लिया है तो कुछ भी घोलूंगी तो वो 1 किलो नहीं रहेगा। 1 किलो में कुछ मिलाओगे तो 1 किलो ही होएगा क्या, 4 ग्लास पानी पी लो तो खुद का ही वजन आगे पीछे हो जाता है। वॉल्यूम में फर्क नहीं आता है लेकिन वेट में फर्क आता है, समझे मेरी बात। आयतन वही रहेगा क्योंकि शक्कर तो बीच बीच में घुल जाएगी या विलेय बीच बीच में घुल जाएगा, लेकिन वजन का क्या करेंगे, वजन तो दिखेगा ना ऐसे। ठीक है, तो अब आपको मोललता पूछा है तो ठीक है भाई, फॉर्मूला बोलो, मोल प्रति किलोग्राम ना, तो मोल किसके, विलेय के, तो आपको लिखना है विलेय का भार ग्राम्स में अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है भाई, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इनटू, तो बेटा इनटू 1000 अपॉन विलायक का भार, क्योंकि विलयन का भार बदल जाएगा, मुझे सिर्फ विलायक का भार लिखना है। और 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ ग्राम्स ले रही हूँ, किलो होता ना तो 1000 हटा दो, लेकिन मैं ग्राम्स ले रही हूँ इसलिए 1000 लिखा है। ठीक है, थियरी में पढ़ा रखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। तो बोलो विलेय का भार कितने ग्राम, एसिटिक एसिड 2.5 ग्राम, एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड एक ही है बेटा, CH3COH क्या होता है एसिटिक एसिड, चाहे इथेनोइक एसिड। अणुभार बोलो तो मैं कहूँगी 60 इंटू 1000 और विलायक का भार 75।
ठीक है भाई, पॉइंट उड़ा दो। तो 25 और 75 कितनी बार कटा? 3 बार। 2 0 और उड़ा देती हूँ, तो 10/18 है ना, 10/18 यानी पॉइंट ले लूँ तो 5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 0.55। और मात्रक याद रहे तो ठीक, नहीं तो स्मॉल m लिख देना, ठीक है। पॉइंट लगा दूंगे तो 100 बन जाएगा ना, 18 5 90 होता है। तो 0.556 कर देना, और तो क्या, 0.55 कर दिया ना, ठीक है, समझ गए, कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाऊँ, है ना। चलो, मोललता, मोल प्रति किलोग्राम, भार यूनिट है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ताप पे निर्भर नहीं करती है मोललता, लेकिन मोलरता निर्भर करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका एनसीईआरटी उदाहरण क्या है, 1.4, क्लियर, बुक में सॉल्व किए हुए हैं, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं पढ़ोगे तो हवा ही नहीं लगेगी क्या हो रहा है, बस अपने ही तरीके से सॉल्व किया है ना, अपन अपने तरीके से सॉल्व करें, जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है ना उस तरीके से, सरल तरीके से ना, इससे इजी नहीं मिलेगा, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है, एनसीईआरटी कंपैरेटिवली बहुत इजी मेथड है, क्लियर। चलो अब देखो, नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में पास किया, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हेनरी का नियम, हेनरी ने बोला था गैस को द्रव में घोलना है, आ जाओ मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा, नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पे जल में पास किया, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी, मतलब पहले मोल निकाल दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमोल हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का आंशिक दाब, तो भाई नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया है, कितना दिया है, 0.987 बार, ठीक है। और 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए KH मतलब हेनरी कांस्टेंट 76.48 के बार, तो बेटा K मतलब किलो, क्या भाई, K मतलब किलो, तो यहाँ बार है तो यहाँ बार लाओ, तो किलो है तो 1000, किलो हटाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, किलो लगाना है तो 1000 से डिवाइड करो, सीधी सी बात है, किलो का मतलब 1000 है तो किलो नहीं लिख रही हूँ तो 1000 लिख दो, ऐसे। तो हम कहेंगे चलो ये आ गया, ये आ गया, अब क्या करें, हेनरी का नियम, हेनरी क्या बोला था कि अगर गैस को द्रव में घोल रहे हो, बंद पात्र है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो गैस द्रव की सतह पे जितना दाब लगाएगी उतना उसकी विलेयता होगी, ठीक है। तो गैस की विलेयता को अगर मोल भिन्न में दर्शाऊं तो P गैस प्रोपोर्शनल टू X गैस, गैस द्वारा लगाया गया दाब और गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है भाई। तो P गैस प्रोपोर्शनल टू X गैस, लेकिन ये X जो है ना वो गैस द्रव में है वो बताना है, हवा में कितने मोल भिन्न उससे मतलब नहीं है, गैस पानी में गई ना वो उसकी विलेयता है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये तो लिख दो गैस इन लिक्विड, द्रव में गैस, है ना, बाकी सब हिंदी में है ही सही। देखो तो नाइट्रोजन का दाब दे दिया, आप तो खुद ही पूछ रहे हो अच्छा नाइट्रोजन को जल में प्रवाहित किया तो बताओ 1 लीटर जल में कितनी नाइट्रोजन होगी, तो आप तो खुद ही पूछ रहे हो X गैस इन लिक्विड बताओ, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ये है, P नाइट्रोजन गैस है इक्वल्स टू KH, X मतलब मोल भिन्न, मोल भिन्न मतलब 1 के मोल अपॉन सबके मोल, तो मुझे यहाँ X निकालना है, ठीक है। तो X हो जाएगा P नाइट्रोजन अपॉन KH, हेनरी कांस्टेंट, तो बेटा P नाइट्रोजन तो है 0.987, ठीक है, और हेनरी कांस्टेंट बोलो 76.48 इंटू 10 की पावर 3, तो और कम आ जाएगा, है ना। तो भाई ये सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा, 0.987 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आएगा तुम्हारा 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो आंसर लिख रही हूँ, बाकी तुम्हें करना है 1.29 इंटू 10 की पावर -5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन किया। अब अभी तो बात खत्म ही नहीं हुई, ये कह रहा है ये तो आपने निकाले नाइट्रोजन के कितने मोल भिन्न पानी में है, मतलब टोटल में नाइट्रोजन का हिस्सा, मोल भिन्न क्या होता है, 1 के मोल अपॉन सबके मोल, यानी अगर आप ऐसे कह रहे हो ना बेटा कि नाइट्रोजन के मोल भिन्न मतलब नाइट्रोजन के मोल अपॉन कुल मोल, कुल मोल मतलब नाइट्रोजन भी है और जल भी है, नाइट्रोजन भी है और जल भी है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनो, n नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल तो मुझे फाइंड करने, लेकिन जल के मोल, तो मुझे एक चीज बताओ, 1 लीटर जल है क्या बेटा? पानी कितना है? 1 लीटर, ठीक है। तो जल का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति ml है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, मतलब 1 ml को 1 ग्राम मान लो, तो 1 लीटर को 1 किलो मान लो। 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ग्राम मान लो। तो तुम यहाँ लिखोगे कि 1 लीटर जल है ना, लमसम क्या होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर जल को हम 1000 ग्राम जल मान रहे, तो मुझे जल के मोल निकालने, तो भाई भार तो है 1000 और जल का अणु भार 18, और 1000 बटा 18 मुझे पता है 55.5, ठीक है। क्या दिक्कत है? अब x नाइट्रोजन तो मेरा पहले ही आ गया था, 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू नाइट्रोजन के मोल अपॉन नाइट्रोजन के मोल प्लस 55.5, ठीक है। अब तुम बताओ 55.5 में नाइट्रोजन के मोल बहुत ही कम हो जाएंगे, आप खुद ही देख लो, मोल भी नहीं इतने, मतलब टोटल में इतना हिस्सा है, तो 10 की पावर -5 मतलब 0.00001, इतना कम तो हिस्सा है। तो फिर हम कहेंगे नाइट्रोजन के मोल तो वैसे ही कम है, तो हम 55.5 के सामने ये नाइट्रोजन है भाई, 55.5 के सामने नाइट्रोजन को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर लेंगे, छोड़ो यार बहुत कम वैल्यू है ना। तो आप क्या लिखोगे कि n नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस देन 55.5, ठीक है। तो n नाइट्रोजन हटा दो, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा वो लिख देते हैं। देखो बोलोगे तो नहीं, डेटा याद है, 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू था तुम्हारे पास नाइट्रोजन के मोल अपॉन नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल, और जल के मोल था 55.5। मैंने कहा था इसके सामने इसको भूल जाओ, छोड़ दो, तो तुमने कहा ठीक है इसको भूल जाते। तो अब 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू नाइट्रोजन के मोल अपॉन 55.5। तो बच्चे ये नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे ना कितने? 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5, ये मोल आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो उसने बोला भाई मिली मोल बताओ, तो मिली लगाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और मिली हटाना होता तो 1000 से डिवाइड करते। तो हम कहेंगे ठीक है मिली लगाना है इधर, ये तो मोल से है ना, मिली मोल तो और छोटा होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये है मिली मोल, क्लियर। अब क्या करें, क्योंकि देखो मोल से छोटा है ना मिली मोल, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो, है ना, इसको किलो और ग्राम से मत कंपेयर करना। तो अब मैं कहूँगी चलो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 1.29 इंटू 55.5 इंटू 10 की पावर -2 मिली मोल। कर लोगे क्या सॉल्व? तो इसका आंसर तुम्हारे आना चाहिए भाई कितना? 0.716, ठीक है, 0.716 मिली मोल। बोलो कर लोगे? खाली कैलकुलेशन का ही थोड़ा सा डंडा है, बाकी तो कुछ है नहीं, सिंपल है, कर लोगे, है ना। आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, पिछला क्वेश्चन हेनरी लॉ पे, पहले क्या थे कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन थे, फिर हेनरी लॉ पे क्वेश्चन था। अब देखो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, तो भाई एक तो मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एक लिक्विड तो मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, और दूसरा ये कह रहा है भाई आपके पास है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनके वाष्प दाब, तो वाष्प दाब मतलब दोनों द्रव मान लेती हूँ, है ना, तो इसको मैं ए ले लेती हूँ, क्लोरोफॉर्म को मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब, पहले क्लोरोफॉर्म है ना बेटा, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 200 है, तो मैं कहूँगी अच्छा चलो P0 A जो है वो 200 है, 200 मिलीमीटर मरकरी, और डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब 415 है, तो P0 B जो है वो 415 है, ठीक है। अब 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिला के आपने विलयन बना लिया, और आप क्या करो वाष्प दाब निकालो, आदर्श विलयन, एक ही फैमिली है ना क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन, है ना, पॉलीहेलाइड से,
तो अभी आदर्श विलयन है तो राउल का नियम लगेगा। राउल्स लॉ होता है पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दो द्रवों को मिलाने पे कुल दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। मतलब ए और बी को मिलाया ना तो विलयन का दाब पी ए प्लस पी बी होगा। पी ए होगा पी नॉट ए एक्स ए और पी बी होगा पी नॉट बी एक्स बी, और जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा। तो हम कहेंगे अच्छा तुम मोल भिन्न की बात कर रहे हो, एक्स ए एक्स बी क्या है, मोल भिन्न। तो पहले तो मोल निकालो फिर मोल भिन्न निकालो, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखो इसका भार कितना है, क्लोरोफॉर्म कितना दिया बोलो, 25.5 ग्राम है क्या, है ना। और डाई क्लोरोमीथेन का भार बोलो, देखो कितना है क्वेश्चन में, 40 ग्राम है। ठीक है, अणु भार निकालो बेटा, जल्दी करो। क्लोरोफॉर्म का अणु भार निकालो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3। यहाँ पे भी अणु भार निकालो, बोलो कितना आया, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 35.5 इंटू 2, तो ये तो आएगा तुम्हारा 119.5। ठीक है, और ये कितना है 71, 73, 75 और 85, 85 ग्राम प्रति मोल लिख देना। ठीक है, तो 119.5 और 85 क्लियर। ये आ गया तुम्हारे भार, आ गया अणु भार आ गया। अब मोल निकालो, Na मैंने क्लोरोफॉर्म को ये माना है, ध्यान रखना। तो देखो मोल निकालो, भार बट्टे अणु भार, भार कितना है 25.5 दिख रहा है, भार कितना है 25.5, अणु भार कितना है 119.5, तो निकालो 25.5 अपॉन 119.5। और बी के मोल निकालो, भार कितना है 40 ग्राम, अणु भार कितना है 85। ठीक है, अब मैं देख के लिख रही हूँ, तुम लिखना, इसको सॉल्व करना। तो 25.5 और 119.5 है 0.213, ये है 0.213 और ये है 0.312। ठीक है, तो चलो मोल्स आ गए। अब मोल का क्या करेंगे, हमें तो मोल भिन्न चाहिए, हमें एक्स ए और एक्स बी चाहिए। तो बेटा एक्स ए होगा ए के मोल, है ना, एक्स ए के मोल अपन टोटल मोल, तो ए के मोल तो 0.213 और टोटल कितना, तो 0.213 प्लस 0.312, 0.312, तो 0.213, 300, 500, 524 और 525, 0.525 पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, तो 213 अपॉन 525 आधे से भी कम हो जाएगा, तो ये 0.47 है क्या, 40 अपॉन 85, अच्छा भाई गलती कर दी, 40 अपॉन 85 0.47 है, चेक करें। देखो 40 डिवाइडेड बाय 85, हाँ 0.47, 0.47। ठीक है, तो 0.213 और 0.47, तो ऐड करो भाई, 0.213 और कितना लिखूँ, 3 का तो 3 लिख दूँ, 7 और 1 8 लिख दूँ और 6 लिख दूँ। ठीक है, तो 200 और 600 1/3, तो इसके मोल आएंगे 1/3, यानी कि ये कितना आ रहा है आपका 0.312। ठीक है, एक्स से आया 0.312, तो एक्स भी कितना होगा, तो मोल भिन्न एक होता है, टोटल तो एक होता है, तो एक्स से आ गया तो एक्स भी क्या होगा 1 माइनस एक्स से, यानी कि 1 माइनस 0.312, यानी कि पॉइंट कितना 6 तो नहीं, पॉइंट कितना ले भाई 6 ले, हाँ 600 900, 600 भी नहीं, हाँ 600 900, हाँ ठीक है 0.688। ठीक है, 600 900 88 90 और 1000, हाँ 0.688 बोलो सही है। अभी भी एक्स से आया, एक्स भी आया, क्या ही करें, है ना, पी नॉट ए है, पी नॉट बी है। चलो आगे देखते हैं, है ना, क्या आया, पी नॉट ए मेरे पास था, कितना था 200 मिलीमीटर, है ना, पी नॉट बी भी मेरे पास है, कितना है 415 मिलीमीटर। एक्स ए और एक्स बी है ना 0.312 और 0.688 था ना, चेक कर लेते एक बार सारा डेटा, बोलो
0.312 और 0.688 है, और ये कितना है 200, और वो कितना है 415। ठीक है भाई, 200 और 415। आगे बढ़ जाओ। अब देखो पीए बताओ, तो हम कहेंगे ए का आंशिक दाब पी नॉट ए एक्स ए, तो पी नॉट ए कितना है 200, एक्स ए कितना है 0.312, तो ये आएगा तुम्हारे पास 4 2 6 2 0, तो ये गए 62.4। ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। पीबी बताओ, तो पीबी का फॉर्मूला याद है ना, पी नॉट बी एक्स बी। अब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, तुम भी साथ साथ कैलकुलेट करो, है ना। तो पीबी बताओ, तो पीबी पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी ये रहा देखो 415, है ना, और एक्स बी कितना 0.688। अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 415 को 0.688 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 285.5, 285.5 मिलीमीटर मरकरी। सिंपल है, खाली कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है ना। पहले इसका भार दिया, इसका भार दिया, इसका अणुभार लिखो, इसका अणुभार निकालो, इसके मोल निकालो, भार बटा अणुभार, इसके भी मोल निकालो, भार बटा अणुभार, फिर मोल भिन्न निकालो, इसके मोल अपॉन टोटल, इसके मोल भिन्न निकालने हैं तो एक में से माइनस कर दो। पी नॉट ए पी नॉट बी है सही, पी ए निकालो पी नॉट ए एक्स ए मोल भिन्न, और पी बी निकालना है तो पी नॉट बी एक्स बी, वही तो किया। अभी पी टोटल निकालो, तो बेटा पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, है ना। पी ए क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या होता है पी नॉट बी एक्स बी, तो ये रहा ना 62.4 प्लस 285.5। ठीक है, यहां से आ गया तुम्हारा क्या टोटल प्रेशर। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसका, है ना। तो टोटल प्रेशर जो है तुम्हारा 347.9 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, 347.9 टोटल प्रेशर। अब इसने एक सवाल और पूछा है, इसने पूछा चलो ठीक है आपने ये तो निकाल दिया, वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल भिन्न, मतलब आपने मिलाया तो आपकी मर्जी थी, आप कह रहे हो मैं ये 40 ग्राम ले रहा हूँ, मैं 25.5 ग्राम ले रहा हूँ, आपकी मर्जी थी, आप जितना ही मिला लो। लेकिन जब मैंने मिला लिया, आदर्श विलयन बन गया, मैंने उसको पैक कर दिया, तो ए भी वाष्प बनाएगा और बी भी वाष्प बनाएगा, दोनों वाष्पशील है ना। अब ऑब्वियसली जिसका वाष्प दाब ज़्यादा है वो ज़्यादा वाष्प बनाएगा, और जिसका वाष्प दाब कम है वो कम वाष्प बनाएगा। आप ले कितना उससे क्या मतलब है, उड़ने की क्षमता तो देखनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि ज़्यादा उड़ने वाला तो ये है, यानी वो है, तो भी वाष्प दाब इसका ज़्यादा है, तो वाष्प अवस्था में इसके मोल भिन्न ज़्यादा होंगे। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो बच्चे वाष्प अवस्था में मोल भिन्न का फॉर्मूला है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज x डैश ए। तो मोल भिन्न क्या होता है, एक के मोल अपॉन टोटल मोल, तो यहाँ पे होगा ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो बेटा ए का प्रेशर जो है वो निकाला था हमने 62.4, ठीक है, और टोटल प्रेशर क्या है पी ए प्लस पी बी, तो ये रहा 347.9। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x डैश ए, 62.4 को 347.9 से डिवाइड करो तो ये आना चाहिए तुम्हारे पास 0.18, ठीक है 0.18, और x डैश बी तो एक में से माइनस कर दो तो 0.82 हो जाएगा क्या, 90 और 100, हाँ तो ये हो जाएगा 0.82। बोलो, सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी थी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है, बना लोगे, ठीक है। और भी प्रैक्टिस कराऊंगी, एक बार बुक के एग्जाम्पल्स करो, ठीक है, फिर इंटेक्स लेंगे, फिर एक्सरसाइज लेंगे, तो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। चलो, और इंग्लिश मीडियम की जो लेक्चर लेती हूँ उसमें क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होते हैं मोस्टली लेक्चर्स में, उसको भी करो। वो नीट के, जेई के PYQs होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवगटीय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला, बेंजीन का अणुभार दे रखा है और विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया। तो ये पहले हमेशा ज़्यादा होता है,
बाद में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पहले ज़्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है ना। ठोस का अणुभार बताओ। तो अब तुम्हें पता ही है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को, है ना, अगर हम विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो माना विलायक का वाष्प दाब तो हम कहेंगे पी नॉट, है ना। विलयन का वाष्प दाब तो हम कहेंगे पी एस, और इनिशियल वापस पी नॉट। तो ये होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ डायरेक्ट, स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। तुम चाहो तो 1 2 लिख दो, 1 फॉर विलेय 2 फॉर विलायक, या फिर स्मॉल w, देखो इसकी डंडी घुमा के लिखना है ना, ऐसे मत लिख देना, पता ही नहीं चलेगा स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, तो स्मॉल फॉर सोल्यूट विलेय और कैपिटल फॉर सॉल्वेंट विलायक। ठीक है, अब देखो पी नॉट है विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि जो ज़्यादा है, तो 0.850। ठीक है भाई, पहले विलायक का वाष्प दाब बार में है तो बार लिख दिया। फिर पी एस बताओ, तो हम कहेंगे बाद में घट के कितना हो गया 0.845। ठीक है, पी नॉट आ गया, पी एस आ गया। स्मॉल डब्ल्यू कितना ग्राम मिलाया, 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितने में मिलाया, 39 ग्राम। ठीक है, कैपिटल एम विलायक का अणुभार, बेंजीन में बोला है ना, तो बेंजीन का अणुभार दे रखा है 78 ग्राम पर मोल। और स्मॉल एम विलेय का अणुभार, वो आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क। अब चला लो भाई, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। तो बेटा पी नॉट 0.850, पी एस 0.845, वापस पी नॉट 0.850, स्मॉल डब्ल्यू, है ना। ये तनु विलियन के लिए अब 39 ग्राम में आधा ग्राम मिला है, तनु विलियन ही मानेंगे इसको। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू कितना ग्राम मिला है, 0.5 ग्राम। कैपिटल एम बेंजीन का अणुभार 78, 39 और स्मॉल एम 39 और 78 दो बार कट जाएगा शायद, देखो, है ना। 39 का डबल करो तो 78 आता है। ठीक है, अब 850 में से 845 कम कर दो तो 5 आएगा, तो 0.005 अपॉन 0.850, और ये कितना है 1/m कर देती हूँ, 5 दूनी 10 और पॉइंट है तो फिर वो उठ गया 2m। ठीक है, पॉइंट उड़ा दो, तो m आ गया 850 अपॉन 5, है ना, 1 7 और 0, 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, ठोस का जो अणुभार आना चाहिए दैट शुड बी 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, कर लोगे, सिंपल ही था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एक सॉसपैन यानी कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में घोला। ग्लूकोज विलेय 18 ग्राम, तो विलेय का भार और अणुभार निकाल सकती हूँ। 1 किलो पानी यानी कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार 1 किलो यानी 1000 ग्राम। अब 1.013 बार प्रेशर मतलब वायुमंडल दाब पे जल किस ताप पे उबलेगा, और जल के लिए Kb का मान ये है 0.52। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले में मैंने वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लिया। पिछले फॉर्मूले में मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा, I से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो बोल रहा है विद्युत अनवगट्य जो आयनों में टूटता ही नहीं है। तो अगर वो टूटता ही नहीं है यानी उसके मोल बदलते ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए I1 मानना पड़ता है। तो अगर हमने फॉर्मूले में नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके लिए I की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखो, एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज, तो बच्चे स्मॉल w 18 ग्राम। ठीक है, और अणुभार ले लेती हूँ मैं, ग्लूकोज का अणुभार बोलो C6H12O6। अणुभार निकालना था ना बेटा, कार्बन का 12, 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन का 1, 12 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन का 16 × 6, तो ये अणुभार है 180। बाहर हो गया, अणुभार हो गया। 1 किलो जल, कैपिटल W जो है वो 1 किलो यानी 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये जल किस ताप पे उबलेगा, तो भाई जल वैसे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है,
373 केल्विन पे। अब कुछ मिलाते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक बढ़ जाता है। और कितना बढ़ेगा वो तो मुझे क्या पता, अगर डेल्टा टी भी लिया हो तो मैं बता दूंगी। तो हम कहेंगे चलो डेल्टा टी भी निकाल देते हैं, ठीक है। और केबी की वैल्यू जो है दैट इज 0.52 किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। केबी का मान हमारे पास ये है। क्या हुआ, क्लियर है? केबी की वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा टीबी का मान निकालते हैं। तो बेटा डेल्टा टीबी का मान है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। अब अगर तुम चाहो तो आई से मल्टीप्लाई कर लो और फिर लिख दो आई तो 1 है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं कि भाई आपका विलेय जो है वो टूटेगा या संगुणित होगा या वियोजित होगा, कुछ भी नहीं दिया ना, तो आई को 1 मान के छोड़ दो, ठीक है। अब मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्वथनांक उन्नयन निकाल रही हूँ। तो 1000 इंटू के बी, देखो के बी का मान कितना है 0.52, तो 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार कितना है बेटा, विलेय का भार 18 ग्राम, तो 18 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना है 1 किलो 1000 ग्राम, और स्मॉल एम ग्लूकोज का अणुभार 180। अब देखो 1000 कैंसिल कर दें, पॉइंट उड़ा देती हूँ मैं, 18 कैंसिल कर देती हूँ, तो 52/1000 आएगा 0.052, ठीक है। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो आपका बढ़ेगा वो 0.052 से बढ़ जाएगा। अब मुझे तो बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो मैं कहूँगी देखो पानी तो 100 डिग्री पे उबलता है, और बाकी आप उन्नयन जो है वो देख लो, 100 पे तो उबलना ही था, फिर कुछ मिलाओगे तो बढ़ेगा। तो हम कहेंगे आप बढ़ोतरी, उन्नयन, एलिवेशन 0.052 का है। तो अब जो आपका आंसर है वो होगा 100.052, है ना। या डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन में लें तो देखो 373.15 लेना, है ना। स्केल जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 पे चल रही है। फिर तुम उलझ जाओगे कि एनसीईआरटी में तो 373.15 कैसे आया। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, एकदम ध्यान से सुनो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273.15, 273.15, 0 में 100 ऐड कर देती हूँ, तो 273.15 में 100 ऐड कर दो, तो 373.15 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बढ़ोतरी कितनी हुई ये, है ना। तो अब 373.15 में ये ऐड कर देते हैं, तो आंसर बता दो। ये 100 तो नहीं था ना यहाँ पे कुछ भी, है ना। तो क्या लिखूँ, 373 पॉइंट कितना 1 2 1 और 1 हो जाएगा क्या, 0.052 है ना, 2 5 5 10 0 1 और 1 2 हो जाएगा भाई, 212 किस में आएगा, तो हम कहेंगे केल्विन में आएगा। 373.15 कहाँ से लाया, समझ में आ गया ना, ये है ना भाई 0.15 और 0.052 ऐड करें ना, तो ये 2 10 1 अच्छा 202 हुआ ना, 212 नहीं हुआ, 202, ठीक है भाई। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको, ये क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया 1.7, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, आ गई बात यहाँ तक समझ में, है ना। नेक्स्ट 1.7 के बाद ओके चलो, तो देखो 7 क्वेश्चन यहाँ ले लिए, 6 और बाकी है, वो नेक्स्ट सेशन में ले लूँगी, ठीक है। मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम हो गया। तो आपके 7 क्वेश्चंस रेडी हैं एग्जाम्पल के, इतने करो, जैसे ही करोगे अगला लेक्चर आ जाएगा, कॉपी में करो, एक एक क्वेश्चन को हाथ से करो, प्रैक्टिस करो, है ना। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट एनसीईआरटी का काम है आपको प्रैक्टिस करवाना। अब उसको पता है या तो बच्चा मेडिकल के लिए आएगा या फिर बच्चा नीट जेई के लिए आएगा। अब जेई के लिए आएगा तो मैथ्स वाला है, तो उसके तो टेंशन लेनी ही नहीं है उसको, और जो मेडिकल के लिए आएगा उसकी कैलकुलेशन अच्छी बनानी
है ना, थोड़ी तगड़ी कैलकुलेशन बतानी है, इसलिए उसने ऐसे क्वेश्चंस डाले। एग्ज़ाम में इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी, कैलकुलेशन टफ नहीं है, थोड़ी लेंदी है, तो वो नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें सुनते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और नाराज़ नहीं होना है। उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो, मैं भूल गई, मैं भूली नहीं हूँ, है ना, भूली नहीं हूँ। अब वो थोड़ा इंग्लिश मीडियम का अवेलेबल करवा दूँ कंटेंट, ठीक है, इसलिए तो कुछ नहीं कहना मुझे। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।